अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुल्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशंस। डियर एस्पायरेंट्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टडीज की वीडियो लेक्चर सीरीज। और ये वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पाकिस्तान स्टडीज का सारा सिलेबस कवर करेंगे, बरे सगीर में इस्लाम की आमद से लेकर मौजूदा दौर में पाकिस्तान की सूरत हाल तक। तो इसमें पाकिस्तान स्टडीज का सारा डिटेल में सिलेबस होगा, तमाम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। और आज का हमारा पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ इस्लाम इन द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि बरे सगीर में इस्लाम की आमद। ये टॉपिक हम दो हिस्सों में कवर करेंगे। पहले हिस्से में मोहम्मद बिन कासिम की हिंदुस्तान में आमद से लेकर मुगलिया दौरे हुकूमत के आगाज से पहले तक, और दूसरे हिस्से में हम मुगलिया दौरे सल्तनत से लेकर ब्रिटिश रूल के क़याम तक वो सारा हिस्सा इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम की हिंदुस्तान यानी कि सिंध में आमद। अरब हुक्मरान या अरब ताजर ये पहले भी हिंदुस्तान आते रहते थे। ये ताल्लुक तजारती ताल्लुक था, मोस्टली अरब ताजर हिंदुस्तान और तजारत के सिलसिले में आते थे, और उनका यहाँ पर इम्पैक्ट भी था। उनके यहाँ पर आने जाने से एक तो वो लोग अरब के हालात से वाकिफ थे, हिंदुस्तान के लोग, और अरब के लोग हिंदुस्तान के हालात से वाकिफ थे। उसके साथ साथ जब अरब ताजर यहाँ पर आते थे तो अपने इखलाक और किरदार से लोगों को मुतासर करते थे, और उनसे मुतासर होकर काफी लोग यहाँ पर इस्लाम भी कबूल कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान बनु उमय्या की हुकूमत कायम हुई हिजाज में, और उनकी इस हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान में एक नाखुशगवार वाकया हुआ। वाकया ये हुआ कि एक अरब ताजरों का काफिला श्रीलंका से सफर कर रहा था दमिश्क की तरफ, और ये लोग गिफ्ट लेकर जा रहे थे श्रीलंका के बादशाह की तरफ से, जो भेजे गए थे बनु उमय्या के खलीफा के लिए। बनु उमय्या का खलीफा था वलीद बिन अब्दुल मलिक। जब इन कीमती तोहफे की खबर फैली तो कुछ बहरी कज़ाकों ने इन काफिलों को लूट लिया, और जब इन काफिलों को लूट लिया गया तो ये खबर बनु उमय्या के पास जैसे ही पहुंची तो इराक के गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के हुक्मरान राजा दाहर से कहा कि चूंकि ये वाकया आपके इलाके में हुआ है तो आप लोग बहरी कज़ाकों को सजा दें। लेकिन राजा दाहर ने कहा कि ये बहरी कज़ाक उसके कंट्रोल में नहीं है। तो उसके नतीजे में गुस्से की हालत में हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, उसको रवाना किया कि वो हिंदुस्तान में जाए और बहरी कज़ाकों को भी सजा दे और राजा दाहर से भी बदला ले। तो मोहम्मद बिन कासिम चला अरब से और पहुंचा हिंदुस्तान। 708 में इस मुहिम का आगाज हो जाता है, इस सफर का आगाज हो जाता है, और 712 में पहली कामयाब फतह हिंदुस्तान में होती है। तो इसलिए हम मोस्टली बुक्स के अंदर सन 712 को ही मोहम्मद बिन कासिम की हिंदुस्तान में आमद का साल पढ़ते हैं। तो सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर को शिकस्त दी, और मौजूदा दौर की अगर बात करें तो सिंध के इलाके में इनकी जंग हुई, और यहाँ पर राजा दाहर को शिकस्त देकर दीबल के किले पर या शहर पर कब्जा कर लिया गया, जिस पहला काबिले जिक्र शहर था जहां पर कब्जा किया गया। फिर राजा दाहर की फौजों को शिकस्त देते हुए मोहम्मद बिन कासिम ने अरोड़ की जंग में फतह हासिल की, और यहाँ पर राजा दाहर मारा गया। याद रखिए, राजा दाहर देवल की जंग में नहीं मारा गया बल्कि अरोड़ की जंग में मारा गया, और जो अरोड़ का जो कैपिटल है मौजूदा दौर के सखर के करीब का ये इलाका है, यहाँ पर कब्जा कर लिया गया। सन 713 तक मैक्सिमम ये मुहिम जो थी वो मुकम्मल हो गई थी, और सिंध जो था ये सूबा बन गया था बनु उमय्या की हुकूमत का। अब इसका बड़ा फायदा हुआ। एक तो अरबों की यहाँ पर आमद के नतीजे में कई तरह के इम्पैक्ट देखने को मिले। बहुत सारे लोग मुसलमानों के इखलाक और किरदार से मुतासर होकर मुसलमान भी हुए। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने किसी पर ज्यादा सख्ती नहीं की। इस्लाम रवादारी का, बर्दाश्त का दर्ज देता है। तो जितने भी यहाँ पे हिंदूज थे या बुद्धिस्ट थे, उनको उनके दीन पर, उनके मजहब पर अमल करने का आप कह सकते हैं कि आजादी दी गई। उनको उनकी मजहबी आजादी दी गई, और बिल्कुल भी उन पर कोई पाबंदियां नहीं लगाई गई। और अलबत्ता जो इस्लाम में टैक्स होता है जिजिया, पोल टैक्स, जो कि माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ देने के बदले हुकूमत लेती है, वो टैक्स उन पर लागू कर दिया गया। ये एक इस्लामी हुकूमत बन गई। ये आप कह सकते हैं कि सिंध में मुसलमान हुकूमत थी, पूरे हिंदुस्तान पर तो नहीं थी, पूरे बरसगीर पर तो नहीं थी, लेकिन सिंध में थी। उसी दौरान बनु उमय्या का हुक्मरान वलीद बिन अब्दुल मलिक, उसकी वफात होती है।
तो उसके फौत होने के बाद, इंतकाल करने के बाद जो नया हुक्मरान बनता है सुलेमान बिन अब्दुल मलिक, इसकी दुश्मनी थी, ये खार खाता था हज्जाज बिन यूसुफ के साथ। तो उस पर्सनल ग्रज के नतीजे में इसने मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाकर कैद कर लिया और 19 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम को सजाए मौत दे दी गई। तो ये एक बहुत बुरा अंजाम था एक बड़े फातेह का। तो मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर ये मुहिम कामयाब भी रही, लेकिन पूरे हिंदुस्तान पर मजीद जो मुसलमानों की हुकूमत का फैलाव है वो नहीं हो सका। इसके बाद दूसरा जो काबिल जिक्र हमला हिंदुस्तान पर मुसलमानों की तरफ से किया गया, ये अफगानिस्तान के रास्ते से हुआ और हुक्मरान थे गजनवी। गजनवियों के बाद हमला किया गौरियों ने। हम पहले डिस्कस करते हैं गजनवी को। तो महमूद ऑफ गजनी, गजनी एक शहर है अफगानिस्तान का। यहां से सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर हमलों का आगाज किया। कुल 17 हमले किए गए सन 997 से लेकर सन 1030 तक। ये हर बार हमले मुख्तलिफ इलाकों पर हुए, हमले किस सिलसिले में होते रहे। असल में उस जमाने में नॉर्थ वेस्टर्न फेडरल प्रोविंस, जिसे आज हम केपीके के नाम से जानते हैं, इसके बहुत सारे इलाके पंजाब का हिस्सा थे और बहुत सारे इलाके कबायली इलाकों के नाम से जाने जाते थे और वो अफगानिस्तान का हिस्सा थे। तो वो सरहदी तनाज़ात की वजह से कभी पंजाबी हुक्मरान उधर हमला करते थे, कभी अफगान हुक्मरान पंजाब पर यानी कि इन सरहदी इलाकों पर हमला करते थे। तो उन्हीं हमलों के दौरान महमूद गजनवी कई दफा पंजाब के अंदर तक आया, लाहौर में इन्होंने हुकूमत भी कायम की। तो ये कुल 17 हमले हुए नॉर्थ इंडिया के अंदर। मेन टारगेट जो है वो पंजाब रहा और पंजाब के अंदर बेशुमार हिंदू और जैन टेंपल जो बेतहाशा दौलत के लिए मशहूर थे, वो दौलत जहां से आप कह सकते हैं कि छीन ली गई। और ये वो डेफिनेटली कोई भी फातेह हुक्मरान दौलत छोड़ता नहीं है, तो मालिक निमत के तौर पर अपने साथ ले जाते थे। इनमें जो सबसे मशहूर तरीन हमला था वो सोमनाथ के मंदिर पर था। सोमनाथ का मंदिर था गुजरात में। ये हमला हुआ 1025 में और इस हमले में बेतहाशा दौलत महमूद गजनवी के हाथ आई। तो इस हमले के बड़े फायदे हुए महमूद गजनवी को। एक तो उन्होंने अपने जो सरहदी तनाज़ात थे उनको डील किया, दूसरा उनका रोब दबदबा हर तरफ कायम हो गया, तीसरे नंबर पर उनको यहाँ से बहुत सारा माली फायदा भी हुआ। उनके जो मेन गोल थे वो आज के जो मौरख हैं वो इकोनॉमी गोल्स ही कहते हैं। फिर यहाँ के जो राजपूत किंगडम्स थे उनकी जो पावर है वक्त के साथ साथ वो कम हुई, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुई इंडिया की। तो उसके नतीजे में एक रास्ता मिल गया बहुत सारे हुक्मरानों को कि वो हिंदुस्तान पर हमला करके यहाँ पर काबिज भी हो सकते हैं और अगर यहाँ से कुछ लेकर जाना चाहें तो लेकर भी जा सकते हैं। लेकिन महमूद गजनवी या उसके बाद भी जितने भी उसके आप कह सकते हैं सक्सेसर्स थे, किसी ने भी हिंदुस्तान पर एक बाकायदा हुकूमत कायम नहीं की। फिर आता है मोहम्मद ऑफ गौर। मोहम्मद ऑफ गौर का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। मोहम्मद ऑफ गौर सन 1173 से लेकर सन 1206 तक हुक्मरान रहा, लेकिन ये बाकायदा हुक्मरान अफगानिस्तान का था। हिंदुस्तान में बाकायदा हुकूमत इसने खुद कायम नहीं की, बल्कि इसके ही एक आजाद करदा गुलाम ने हिंदुस्तान पर एक आजाद हुकूमत की बुनियाद रखी, एक बाकायदा हुकूमत की बुनियाद रखी। महमूद गजनवी के मुकाबले में मोहम्मद ऑफ गौर इस लिहाज से मशहूर था कि ये जहां जाता था वहां पर बाकायदा रिफॉर्म्स करता था, हुकूमत बनाता था, प्रॉपर एक सिस्टम इस्टेब्लिश करके आता था। मोहम्मद ऑफ गौर की मशहूर तरीन जंगें हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ये तराइन की पहली जंग है 1191 में हुई और इसमें मोहम्मद ऑफ गौर को शिकस्त दी राजपूत आप कह सकते हैं कबाइल ने मिलकर, और इनकी क़यादत कर रहा था पृथ्वीराज चौहान। लेकिन मोहम्मद ऑफ गौर जो था वो इस शिकस्त को बिल्कुल नहीं भूला। अगले ही साल दूसरी जंग हुई। इस बार मोहम्मद ऑफ गौर ज्यादा बड़ी फौज के साथ आया और जितने भी राजपूत कबाइल थे उनको शिकस्त दी गई और पृथ्वीराज चौहान को भी इसमें शिकस्त हो गई। वो पकड़ा गया और उसे सजाए मौत भी दे दी गई। इस शिकस्त के बाद मोहम्मद ऑफ गौर ने दिल्ली पर एक स्ट्रेटेजिक नजर डाली और उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब दिल्ली को एक बाकायदा हुकूमत में तब्दील कर देना चाहिए। तो उसने अपने एक आजाद करदा तुर्क गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसका गवर्नर भी था, उसने उसको इंडिया में अपना गवर्नर कायम कर दिया। तो सन 1206 तक मोहम्मद ऑफ गौर की वफात तक
जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो यहाँ पर गवर्नर रहा। उधर मोहम्मद गौर की वफात हुई तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 में बाकायदा एक हुकूमत की बुनियाद रख दी। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का आगाज हो जाता है, जो सन 1206 से लेकर 1526 तक यह हुकूमत रहती है। इसमें सबसे पहली हुकूमत 4 आजाद करदा मशहूर हुक्मरान गुलामों ने कायम की, यानी कि जो गुलाम थे आजाद करदा थे लेकिन ये हुक्मरान रहे और बड़े पावरफुल हुक्मरान रहे, तो इन्होंने यहाँ पर हुकूमत रखी। इसको हम ममलूक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ये सन 1206 से लेकर सन 1290 तक ये हुकूमत रही। तो इनमें से सबसे पहला हुक्मरान था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसकी हुकूमत 4 साल रही, 1206 से लेकर 1210 तक। कुतुब मीनार इसी की ही यादगार है दिल्ली के अंदर, और इन्होंने अपने दौर में सबकी जितने भी उलमा इकराम थी उनकी सरपरस्ती की, और हसन नजामी इनके दौर के मशहूर शायर थे। इसके बाद दूसरे मशहूर हुक्मरान सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, इनकी हुकूमत 1211 से शुरू हुई, 1236 तक रही। यह हुकूमत टोटल 26 साल रही। ये ज्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया और यहाँ पर उन्होंने चहल गरी के नाम से, यानी कि 40 लोगों के नाम से 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया और एक पावरफुल मजलिस शुरा आप कह सकते हैं बनाई, जो मिलकर डिसाइड करते थे कि हुकूमत कैसे चलानी है। इसके अलावा इन्होंने सिल्वर और कॉपर के यहाँ पर सिक्के मुतारफ करवाए, और इनको बनु अब्बास यानी कि जो अब्बासी सल्तनत थी उनकी तरफ से खत भी मिला, जिन्होंने इनको मोहर खिलाफत अनायत की। इसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के बाद रजिया सुल्ताना एक पावरफुल मुसलमान हुक्मरान थी। ये हिंदुस्तान में पहली बाकायदा मुसलमान हुक्मरान थी। 1236 से लेकर 1240 तक 4 साल इन्होंने यहाँ पर हुकूमत की, लेकिन चूंकि सोसाइटी वैसी थी जो एक औरत की हुक्मरानी को कबूल नहीं करती थी, तो इनके खिलाफ बार बार बगावतें होती रही और फाइनली इनको पकड़कर मार दिया गया। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन की हुकूमत रही 1266 से लेकर 1287 तक। इन्होंने जो उस एक पावरफुल सिस्टम बनाया था सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने 40 लोगों का, इन्होंने सिस्टम को ब्रेक किया क्योंकि वो पावर को एक्सप्लॉइट करने लगे थे। तो इन्होंने बकायदा यहाँ पर जितने भी लोग हिंदुस्तान में आ रहे थे और हिंदुस्तान पर हमला आवर हो रहे थे, जिनमें स्पेशली मंगोल मशहूर हैं, तो इन्होंने मंगोल हमले रोके और दिल्ली की हुकूमत को महफूज रखा बैरूनी हमलावरों से। ममलूक डायनेस्टी के बाद दूसरी अहम तरीन जो यहाँ पर सल्तनत है वो खिलजी डायनेस्टी है। खिलजी डायनेस्टी का आगाज 1290 से होता है और ये 1320 तक जारी रहती है। खिलजीस का ताल्लुक था तुर्क अफगान ओरिजिन से और ये अपनी मिलिट्री पावर के लिए मशहूर थे। इनके पहले हुक्मरान हैं जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने 6 साल हुकूमत की। जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल अपने ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के हाथों हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत 1296 से लेकर 1316 तक यानी कि 20 साल तक रही। अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर हुक्मरानों में से एक था। आज बॉलीवुड में इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मूवीज तो जरूर बनाई जाती हैं, लेकिन यह भी हकीकत है कि अलाउद्दीन खिलजी ना होता तो हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सारी मिलिट्री कैंपेन्स इसी तरह डिजाइन की थी कि कोई भी मंगोल फौज हिंदुस्तान में बगैर रेजिस्टेंस के आगे ना बढ़ सके। तो यही नतीजा था कि बॉर्डर्स पे रही मंगोल्स को सख्त तरीन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और उसके नतीजे में वो हिंदुस्तान में अपना कदम नहीं जमा सके। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक तो मंगोल्स को यहां से मार भगाया, इसके अलावा साउथ इंडिया पर भी इन्होंने अपना कब्जा किया। इससे पहले जो हुक्मरान थे उनका ज्यादा कब्जा नॉर्थ इंडिया में था। अलाउद्दीन खिलजी वो पहला बाकायदा हुक्मरान था जिसने साउथ इंडिया तक इस्लामी हुकूमत को फैलाया। इसका एक मशहूर तरीन जनरल था मलिक काफूर। तो मलिक काफूर एक काबिल जनरल था, उसने इसकी हुकूमत को फैलाने में बड़ा अहम तरीन किरदार अदा किया और बहुत सारे आप कह सकते हैं कि बड़े किंगडम्स जो हैं वहां पर हुकूमत कायम की। उनमें आज के दौर का देवागिरी है, वारंगल है और मदुराई के इलाके हैं, पांड्यास के इलाके। तो ये सारे इलाके जो थे वो खिलजी हुकूमत के अंदर शामिल किए गए। फिर मार्केट के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई। एक तो इन्होंने बकायदा प्राइस कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जो उससे पहले नहीं था।
तो जितनी भी उस वक्त डीलिंग हो रही थी उसमें अब स्टेट डिसाइड करती थी कि प्राइसेस क्या होंगी, और ये एक अच्छा कदम था जिसके नतीजे में जो मंडी थी या मार्केट थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई। इसके बाद अगली हुकूमत है तुगलक डायनेस्टी की, 1320 से लेकर 1414 तक। ये हुकूमत 94 साल जारी रही, तो आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ी हुकूमत थी, देरपा हुकूमत थी। इसके पहले काबिल जिक्र हुक्मरान है गयासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने ये हुकूमत शुरू की 1320 से लेकर 1325 तक। 5 साल तक उन्होंने यहां पर हुकूमत की और उन्होंने दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद किला बनाया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक एक ज्यादा ताकतवर हुक्मरान, 1325 से लेकर 1351 तक 26 साल तक इन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन इन्होंने कुछ एडवेंचर्स किए, वो एडवेंचर्स कामयाब यहां पर नहीं हो सके, हम उनका भी आगे जिक्र करते चलेंगे। एक तो इन्होंने 1327 में दारुल हुकूमत को दिल्ली से दौलताबाद दक्कन में शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन ये जितनी तैयारियों के साथ वहां पर गए 2 साल के बाद उतनी ही तैयारियां करके दिल्ली में वापस आना पड़ा। जाने का भी खर्चा, आने का भी खर्चा, सारी की सारी हुकूमत ने जो मूवमेंट की, तो ये एक बहुत बड़ा कदम था और उसके नतीजे में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी। फिर इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई, यानी कि इन्होंने कॉपर और ब्रास के कॉइन्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, चांदी और सोने के सिक्कों की बजाय। तो लेकिन ये वाला एक्सपेरिमेंट भी कामयाब नहीं हुआ, मुआशी नुकसान इससे भी हुए। इसके अलावा इन्होंने खरासान या हिमालय रीजन जो है, कराचील वगैरह, यहां पर भी इन्होंने हुकूमत कायम करने की कोशिश की। वो सारी मुहिम्मात भी बहुत महंगी पड़ी। और पांचवा इनका जो था वो ये कि दोआबा रीजन जितने भी थे उन सारे रीजन के अंदर इन्होंने टैक्स बढ़ाए कि जितने भी मुआशी नुकसान हैं वो कवर किए जा सके, लेकिन डेफिनेटली वो भी कवर किए ना जा सके, तो ये भी नुकसान हुआ। फिर अगले काबिल जिक्र हुक्मरान है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेकर 1388 तक 37 साल इन्होंने हुकूमत की। इनकी हुकूमत इस लिहाज से काबिल जिक्र है कि इन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखा, उन्होंने जितनी गलतियां की थी इन्होंने वो सारी रिवर्स की और मुआशी इस्लाहात लेकर आए और बहुत सारी नई चीजें इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। एक तो इनका जो दौर था वो ज्यादातर पब्लिक वर्क्स पे था। इन्होंने नहरें बनवाई, हॉस्पिटल बनवाए, रेस्ट हाउस बनाए और फिरोजाबाद का शहर इस्टेब्लिश करवाया अपने ही नाम पर दिल्ली के करीब। फिर इन्होंने लैंड ग्रांट्स को इंट्रोड्यूस करवाया कि जो विरासती कंट्रोल है वो बने। इससे थोड़ा सा सेंटर का कंट्रोल वीक हुआ, लेकिन खैर ये एक अच्छा कदम ही था। इसके अलावा इन्होंने जजिया लगाया सारे नॉन मुस्लिम्स पर, उनको प्रोटेक्शन देने के बदले। इसके अलावा इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि जितना भी सरकारी टैक्स था या सरकारी खतो किताबत थी वो संस्कृत में नहीं होगी, पर्शियन में होगी। तो ये एक सिलसिला चला। फिरोज शाह तुगलक एक अच्छा हुक्मरान था, एक ताकतवर हुक्मरान था, लेकिन उसकी वफात के बाद हुकूमत कमजोर होगी, बाद के जितने भी सक्सेसर्स थे वो वीक साबित हुए। तो उसके नतीजे में इन्हीं के करीब फरगाना के इलाके में जो इनका करीब तरीन इलाका था वहां पर अमीर तैमूर मौजूद थे। अमीर तैमूर को यहाँ की कमजोर सल्तनत का पता चला तो उन्होंने हिंदुस्तान पर 1398 पर हमला किया और दिल्ली की ईंट से ईंट बजा दी, दिल्ली को बुरी तरह तबाह कर दिया और यहाँ पर बहुत ज्यादा लूट का बाजार गर्म किया। तो इस कमजोर हालात में सन 1414 में सैयद और लोधी दो हुकूमतें यहां पर कायम हुई। पहले अगर हम सैयद हुकूमत की बात करें तो ये तकरीबन 37 साल जारी रही, सन 1414 से लेकर 1451 तक। ये निस्बतन कमजोर हुक्मरान थे, लेकिन इनको ज्यादा कंपटीटर अपने दौर में आगाज में नहीं मिले, तो इनकी हुकूमत डेफिनेटली कायम होगी। तैमूर के हमले के बाद खिजर खान तैमूर के डिप्टी के तौर पर इंडिया में एक हुक्मरान रहा और इसने दिल्ली पर कब्जा किया और यहाँ पर अपनी हुक्मरानी कायम की। लेकिन इसके बाद इसके जो आप कह सकते हैं कि वुरसा थे या सक्सेसर्स थे वो इतने ज्यादा कामयाब हुक्मरान साबित नहीं हुए। इनके बाद यहाँ पर पठानों की हुकूमत आई, लोधी डायनेस्टी, सन 1451 से लेकर 1526 तक। ये कंपैरेटिवली एक ज्यादा मजबूत हुकूमत थी। ये हुकूमत 75 साल तक जारी रही। इनके पहले मशहूर हुक्मरान है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 28 साल हुकूमत की। इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया आगरा में और इन्होंने बहुत सारे हिंदू टेंपल जो थे वो तबाह किए, आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर दिए। इसके बाद अगले हुक्मरान आते हैं इब्राहिम लोधी। इन्होंने 9 साल हुकूमत की, लेकिन इनकी जो हुकूमत थी वो इतनी ज्यादा मजबूत साबित ना हुई। तो दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब, इसने फिर इनवाइट किया मुगल रूलर बाबर को कि वो काबुल से आए और इंडिया पर आकर हमला कर दे। बाबर ने आकर इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली मशहूर तरीन जंग
जो कि सन 1526 में हुई। इसमें इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी और यहाँ पर मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। तो इसी के साथ दिल्ली सल्तनत जो थी वो खत्म हो गई। अब नेक्स्ट हम इसकी समरी देखते हैं दिल्ली सल्तनत के सारे हुक्मरानों की। इसमें डेफिनेटली ज्यादा हुक्मरानों का हम नाम शामिल करेंगे। तो आगाज के तौर पर स्लेव डायनेस्टी है जिसे ममलूक डायनेस्टी कहते हैं। पहले हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक इन्होंने हुक्मरानी की। ये आप कह सकते हैं ममलूक डायनेस्टी के बानी है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये आजाद करदा गुलाम थे मोहम्मद गौरी के और इन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, शुरू करवाया, मुकम्मल नहीं कर सके। इनकी वफात जो थी वो चुगान खेलते हुए हुई। ये पोलो की तरह की एक गेम थी। इनके सक्सेसर थे आराम शाह, 1 साल हुकूमत की। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। चूंकि कमजोर हुक्मरान था तो इसको शिकस्त दी सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने। इन्होंने आगे बकायदा एक ज्यादा मजबूत हुकूमत की बुनियाद रखी। कुतुब मीनार इन्होंने ही मुकम्मल करवाया। 25 साल तक इनकी हुकूमत रही। इनके बाद इनके आप कह सकते हैं सक्सेसर थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये अल्तमश का बेटा था। सिर्फ 6 माह इसने हुकूमत की। इसको कत्ल कर दिया गया। तो इसके बाद रजिया सुल्ताना, ये शमसुद्दीन अल्तमश की बेटी थी, एक काबिल बेटी थी और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मैनली अटायर रखती थी कि लोग इसे कबूल कर लें। लेकिन हिंदुस्तान में एक औरत को हुक्मरान के तौर पर कबूल नहीं किया गया। लगातार बगावतें होती रही और सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर इनको तुर्क जो यहाँ के उमरा थे उन्होंने कत्ल करवा दिया। फिर मोइजुद्दीन बहराम शाह की हुकूमत आई। ये भी अल्तमश का बेटा था। सिर्फ 2 साल इसने हुकूमत की और उसके बाद इसकी अपनी ही फौज ने इसको कत्ल करवा दिया। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, 4 साल इसकी हुकूमत रही। ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था, इसको भी कत्ल कर दिया गया। नासरुद्दीन महमूद शाह, इसने कंपैरेटिवली बेहतर हुक्मरानी की। ये 20 साल हाकिम रहा और ये आप कह सकते हैं कि एक नेक और परहेजगार बादशाह था। इसने कुछ ज्यादा एडवेंचर्स नहीं किए। तो इसके डिप्टी बलबन ने हुकूमत चलाई और इसके बाद डेफिनेटली उसी की ही हुकूमत बनी। तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के बाद अगला हुक्मरान आता है गयासुद्दीन बलबन। ये अल्तमश का एक गुलाम था। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह का डिप्टी था, लेकिन इसने एक ज्यादा मजबूत हुकूमत कायम की और 21 साल तक इसकी हुकूमत कायम रही। उसके बाद बलबन का पोता मोइजुद्दीन कैकबार 1287 से लेकर 1290 तक 3 साल तक इसने हुकूमत की, लेकिन कमजोर हुक्मरान होने के नतीजे में इसे कत्ल कर दिया गया। और इसके बाद खिलजी डायनेस्टी शुरू हो गई 1290 से लेकर 1320 तक। ये हुकूमत 30 साल तक रही। इसके पहले हुक्मरान है जलालुद्दीन खिलजी, जिसे फिरोज खिलजी भी कहते हैं। दूसरे अलाउद्दीन खिलजी, फिर शहाबुद्दीन उमर और चौथा हुक्मरान है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इनमें काबिल जिक्र पहले 2 हुक्मरान हैं जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 6 साल हुकूमत की और खिलजी सल्तनत की बुनियाद रखी, लेकिन इसका कत्ल इसी के भतीजे के हाथों हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 20 साल तक हुकूमत की। ये सबसे ताकतवर हुक्मरान था खिलजी डायनेस्टी में से और मंगोलों के 6 हमले इसने कामयाबी के साथ रोके। गुजरात को फतह किया, राजस्थान को, दक्कन को और साउथ इंडिया को। इसका मशहूर तरीन गुलाम था मलिक कफूर। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर, ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था और कुछ महीने हुकूमत की। ये अभी बच्चा ही था तो इसको अंधा करके कैद कर दिया गया। फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ये भी अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, इसको इसके अपने ही जनरल खुसरो खान ने मरवा दिया और इसी के साथ खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखी गयासुद्दीन तुगलक ने, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। 1320 से लेकर 1325 तक 5 साल इसने हुकूमत की। फिर मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 26 साल हुकूमत की। फिर फिरोज शाह तुगलक, जिसने 37 साल हुकूमत की। हम पहले ही बता चुके हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की वजह शोहरत तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रखना है। तो इसने खुसरो खान को मरवा दिया, जिसने पिछले हुक्मरान को मारा था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इसने 26 साल हुकूमत की। यह ज्यादा बेहतर हुक्मरान था, लेकिन इसके दौर में मुआशी मुश्किलात रही हिंदुस्तान में लगातार। फिर फिरोज शाह तुगलक, इस हुकूमत का सबसे काबिल हुक्मरान, इसने 37 साल हुकूमत की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए इसने लगातार काम किया। फिर गयासुद्दीन तुगलक II, ये फिरोज शाह तुगलक का ग्रैंडसन था, पोता था। इसकी 1 साल हुकूमत रही, लेकिन इसे मार दिया गया। अबू बकर शाह, ये भी फिरोज शाह का पोता था, लेकिन इसको नासिरुद्दीन महमूद ने हुकूमत से हटा दिया। नासिरुद्दीन महमूद शाह, इसने तकरीबन 18 साल हुकूमत की। इसने दिल्ली पर हुकूमत की तैमूर के दौर में और ये वीक रूलर था। फिर नुसरत शाह,
یہ ایک رائیول رولر تھا فیروز آباد میں، اس کو تیمور کی فوج نے شکست دے دی۔ تیمور نے ہندوستان پر حملے کیے 1398 سے لے کر 1399 میں، اور اپنے ڈپٹی انہوں نے اسٹیبلش کیا سید فیملی کو۔ سید فیملی کا پہلا قابل ذکر حکمران ہے خضر خان، جس نے 7 سال حکومت کی، پھر مبارک شاہ جس نے 13 سال حکومت کی، محمد شاہ جس نے 11 سال حکومت کی، اور علاؤدین عالم شاہ جس نے ہندوستان پر 6 سال حکومت کی۔ ٹوٹل یہ حکومت 37 سال کی بنتی ہے۔ خضر خان نے سید ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد جو مبارک شاہ ہے، یہ خضر خان کا ہی بیٹا تھا، یہ پہلا حکمران تھا جس نے شاہ کا خطاب یا لقب استعمال کیا تھا، اس کو اس کے اپنے ہی عمرہ نے مروا دیا۔ پھر محمد شاہ، یہ خضر خان کا پوتا تھا، یہ بھی ایک ویک رولر تھا، اور اس کے دور میں کافی ساری جو حکومتیں تھی، جس طرح کہ جون پور کا علاقہ تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر علاؤدین عالم شاہ، یہ آخری سید حکمران تھا، اس کا تخت الٹ دیا بہلول لودھی نے، اور ہندوستان میں لودھی ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی، جو 1451 سے لے کر 1526 تک جاری رہی۔ اس کے حکمران ہیں بہلول خان لودھی، سکندر خان لودھی، ابراہیم خان لودھی۔ بہلول خان لودھی نے ہندوستان پر تقریباً 38 سال حکومت کی، سکندر لودھی نے 28 سال حکومت کی، اور ابراہیم خان لودھی جسے بابر نے شکست دی، اس نے ہندوستان پر تقریباً 9 سال حکومت کی۔ بہلول لودھی کی وجہ شہرت لودھی سلطنت کی بنیاد رکھنا ہے، سکندر لودھی کی وجہ شہرت دارالحکومت کو دلی سے آگرہ شفٹ کرنا اور سنسکرت کی بجائے فارسی زبان کو اپنانا ہے، اور ابراہیم خان لودھی کی وجہ شہرت بابر سے شکست کھانا ہے۔ اس نے پانی پت کی پہلی جنگ جو کہ 21 اپریل 1526 میں ہوئی، اس میں بابر سے شکست کھائی۔ تو کل یہ حکمران بنتے ہیں سلیب ڈائنیسٹی، خلجی ڈائنیسٹی، تغلق ڈائنیسٹی، سید ڈائنیسٹی اور لودھی ڈائنیسٹی۔ کل ملا کے ان کے 28 حکمران یہاں پر رہے اور انہوں نے یہاں پر حکومت کی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہندوستان میں اسلام کا پھیلاؤ، تو ڈیفینیٹلی اس میں عام لوگوں کا کردار اخلاق میٹر کرتا ہے، لیکن کچھ قابل ذکر ہستیاں ہیں، کچھ صوفی ہیں، کچھ بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اسلام کے پھیلاؤ میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آغاز کے طور پر تو تاجر ہی تھے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی ہندوستان میں تجارت کے لیے آ رہے تھے اور اسلام پھیلا رہے تھے۔ پھر خلفائے راشدین کے دور میں بھی بہت سارے بزرگ، بہت سارے صوفیہ کرام، بہت سارے جنرلز یہاں پر آئے، انہوں نے حملے تو نہیں کی لیکن تجارت کے لیے وہ آتے رہے اور ہندوستان میں اسلام پھیلاتے رہے۔ پہلی مسجد جو ہندوستان میں بنائی گئی وہ ساؤتھ انڈیا میں بنائی گئی، کیرلا کے مقام پر، اور یہاں پر مسلمانوں کی آج بھی اکثریت ہے۔ لیکن جو ملٹری روٹ ملا وہ ملا محمد بن قاسم کی آمد سے۔ پھر غزنوی حملے کرتے رہے، غوری حملے کرتے رہے۔ پہلی باقاعدہ مسلمان سلطنت جو تھی وہ مملوک ڈائنیسٹی جو دہلی سلطنت تھی، یہ یہاں پر اسٹیبلش ہوئی۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں صوفیہ کرام کی یا مذہبی جو ہم کہتے ہیں کہ رستہ یہاں پر نکلا، جو پیر یہاں پر آئے، صوفی بزرگ یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں پر خانقاہیں بنائی، لوگوں کو انسانیت کا درس دیا، اسلام کی تبلیغ کی، اچھائی کے راستے پہ چلنے کی تلقین کی، برائی سے روکا۔ تو وہ ساری چیزیں جو تھی یہ ایک رستہ بن گئی کہ اسلام یہاں پر دین کے طور پر، مذہب کے طور پر اسٹیبلش ہونا شروع ہوا۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ڈسکس کریں گے صوفیز کو۔ تو سب سے مشہور ترین جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہے، یہ موسٹ پاپولر ہے، موسٹ انفلوئنشل ہے، اور اس کے مشہور ترین بزرگ سب سے پہلے جو ہیں وہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی۔ یہ سب سے پہلے بزرگ نہیں ہے لیکن مشہور ترین بزرگوں میں ہم انہیں پہلے نمبر پہ مانتے ہیں۔ 1141 سے لے کر 1236 ان کا دور ہے۔ انہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نام سے ہی ظاہر ہے کہ ان کا تعلق اجمیر یعنی کہ راجستھان سے تھا، اور ان کی درگاہ آج بھی ہندوؤں، مسلمانوں اور دوسرے تمام مذاہب کے لیے برابر ہی مقدس درگاہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ تو انہوں نے ان سارے علاقوں میں اسلام پھیلایا، اسپیشلی اجمیر کا علاقہ جو ہے، راجستھان کا علاقہ، یہ جہاں کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ باغی راجپوت قبائل کے لیے مشہور تھا۔ تو محمد آف غور کے دور حکومت کے دوران انہوں نے یہاں پر اسلام پھیلایا۔ ایک تو انہوں نے لوگوں کو توحید کا درس دیا، انسانیت کا درس دیا، سادگی کا درس دیا۔ اس کے علاوہ جو غریب اور ضرورت مند تھے
ان کے لیے انہوں نے بہت سارے سروسز کا آغاز کیا. جس طرح کہ ہندوستان میں اس سے پہلے لنگر کی روایت مندر کے ساتھ وابستہ تھی وہ خانقاہوں میں انٹروڈیوس کروائی, تو اس کے نتیجے میں لوگ متاثر ہوتے چلے گئے. پھر سما یہ ایک چیز ہے جو چشتیہ سلسلے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قوالی جو ہے اس کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا گیا, تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثبت روایت رہی ہے. دوسرے چشتی جو صوفی ہیں ان میں قطب الدین بختیار کاکی بہت مشہور ہیں. یہ ڈسپل تھے, شاگرد تھے خواجہ غریب نواز کے. اس کے بعد حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں ہم حضرت بابا فرید کے نام سے جانتے ہیں, یہ ان کا جو ہندوستان میں دورانیہ ہے وہ 13ویں صدی عیسوی ہے, اور اس میں انہوں نے پاک پتن جسے اجودن کے نام سے جانا جاتا تھا جہاں پر رہ کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی. حضرت بابا فرید اس لحاظ سے بھی بڑی شہرت رکھتے ہیں کہ انہیں کچھ روایات کے مطابق پنجابی کا اور کچھ روایات کے مطابق انہیں اردو کا بھی پہلا باقاعدہ شاعر مانا جاتا ہے. ان کی لکھے ہوئے جو شعر ہیں یا مصرے ہیں وہ سکھوں کی مذہبی کتاب یعنی کہ گرو گرنتھ صاحب کا باقاعدہ حصہ ہے. پھر حضرت نظام الدین اولیاء یہ شاگرد ہیں حضرت فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے. ان کا دور ہے 1238 سے لے کر سن 1325. ان کا دور اس لحاظ سے بھی بہت مشہور ہوا کہ ان کے دور میں ان کے ایک آپ شاگرد بھی کہہ لیں اور ان کے ایک عقیدت مند ہیں حضرت امیر خسرو. انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت فرید الدین گنجشکر اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی اور حضرت خواجہ غریب نواز سارے بزرگوں کے لیے بہت ساری منقبات لکھی جو آج بھی قوالی کی صورت میں موجود ہیں اور تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل اوور دا ورلڈ وہ پڑھی جاتی ہیں یا گائی جاتی ہیں. اس کے بعد ناصر الدین چراغ دہلی کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ بھی ایک مشہور حکمران ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چشتیہ سلسلے کے زیادہ مشہور صوفیز میں سے آخری صوفی ہیں. تو ناصر الدین انہیں چراغ دہلی کے نام سے جانا جاتا ہے. اگلا سلسلہ ہے سہروردی سلسلہ. سہروردی سلسلہ اس لحاظ سے فیمس ہے کہ یہ حکمرانوں کے ساتھ بھی جڑا رہا اور تاکہ جو اسلام ہے وہ ریاست سے دور نہ ہو جائے. ان کے مشہور ترین حکمران ہیں حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی. حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ حضرت بابا فرید کے کزن بھی ہیں, تو اس لحاظ سے بھی یہ شہرت رکھتے ہیں. ان کا تعلق ملتان سے ہے اور ان سے یہ سہروردی سلسلہ شروع ہوتا ہے. 1170 سے لے کر 1267 ان کا دور ہے اور ڈیفینیٹلی ان کی تبلیغ بھی وہی ہے جو کہ سارے اسلامی سلسلوں کی ہے, سارے خانقاہی سلسلوں کی ہے, یعنی کہ توحید کی تعلیم. انہوں نے شریعہ پر بہت زیادہ زور دیا اور ڈیفینیٹلی یہ چشتیز کے مقابلے میں تھوڑے زیادہ کنزرویٹو ہیں, تو یہ ایک الگ سلسلہ ہے. پھر قادری سلسلہ یہ بھی بہت زیادہ مشہور سلسلہ ہے. اس کا تعلق ہے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت عبد القادر جیلانی کا تعلق ہے عراق سے, تو ان کے فیملی سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے عقیدت مند یا ان کے جو خلفاء ہندوستان میں آئے اور وہ ایک سلسلہ چلا, اس کو ہم قادری آرڈر کا نام دیتے ہیں. یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں, تو آپ کو اس پرسپیکٹو سے اس کو یاد رکھنا پڑے گا. اور یہ فلسفی پر یقین رکھتے تھے حضرت ابن عربی کی. تو حضرت ابن عربی نے جو وحدت الوجود پر زیادہ زور دیا تو یہ اس پر قائم رہے. ان کی پرومیننٹ فگرز کی بات کریں تو دارا شکو جو کہ اورنگزیب عالمگیر کا بھائی تھا, شاہ جہاں کا بیٹا تھا, اور شاہ جہاں کے بعد اسی نے حکمران بننا تھا لیکن محمد بن قاسم نے اس کو شکست دی. تو دارا شکو جو تھا وہ بھی اسی سلسلے کا عقیدت مند تھا, اور حضرت میاں میر جن کا یہ بہت مشہور بزرگ ہیں یہ بھی اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی قادریہ سلسلے پر ہی یقین رکھتے تھے, اسی راستے پر چلتے تھے. پھر نقشبندی آرڈر سلسلہ نقشبندیہ جو ہے یہ مشہور ہے حضرت احمد سرہندی کے پوائنٹ آف ویو سے. حضرت احمد سرہندی جنہیں آپ جانتے ہیں شیخ احمد سرہندی کے نام سے, یا پھر آپ انہیں جانتے ہیں مجدد الف ثانی کے نام سے. تو یہ شہنشاہ اکبر کے دور میں جب دین الہی کے نام سے شہنشاہ اکبر نے ایک نئے راستے کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی تو ان کے خلاف
जो आप कह सकते हैं मुसलमानों को कायल करना और एक आप कह सकते हैं कि बात करने की हिम्मत करना वो हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने की, तो उसके नतीजे में जो इस्लाम है ये बहुत सारी बिदआत से महफूज रहा और एक नया दीन जो शुरू हो रहा था वो फिर नहीं चल सका। इसके अलावा कुछ और अगर मशहूर बुजुर्गों की बात करें तो हजरत अली हजवेरी दादा गंजबख्श के नाम से जाने जाते हैं। सन 990 से लेकर 1070 ये इनका दौर है। लाहौर में इनका मजार है, तो ये भी तौहीद का एक आप कह सकते हैं कि बड़ा सिलसिला इन्होंने शुरू किया। लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में कश्फुल महजूब के नाम से इनकी किताब एक अहम तरीन किताब के तौर पर जानी जाती है। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर जिनका ताल्लुक सेवन सिंध से था, 1177 से लेकर 1274 ये इनका दौर है। इनका पूरा असल नाम है हजरत उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह। मरवंद जो है ये अफगानिस्तान का ताल्लुक है। ये इसी तरह है जिस तरह से दाता गंजबख्श का नाम है हजरत अली हजवेरी, क्योंकि जो वो ताल्लुक रखते हैं हजवेर से, तो हजरत उस्मान मरवंदी मरवंद से ताल्लुक रखते थे। लेकिन इनका मजार जो है वो सेवन शरीफ सिंध में है और इन ये एसोसिएटेड थे सोहरवर्दी सिलसिले के साथ भी और कलंदरी सिलसिले के साथ भी। इसके अलावा हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई ये 18वीं सदी के मशहूर बुजुर्ग हैं और इनका ताल्लुक भिट शाह सिंध से है, तो उसी आप कह सकते हैं निस्बत से इन्हें शाह अब्दुल लतीफ भटाई कहा जाता है। ये भी वहदतुल वजूद के कायल थे, उसके बहुत मशहूर आप कह सकते हैं फॉलोअर थे। इनका मशहूर तरीन जो काम है वो शाह जो रसालो है। शाह जो रसालो इनकी मशहूर तरीन किताब है शायरी की। इसके अलावा हजरत सच्चल सरमस्त, इनका दौर 1739 से लेकर 1829 तक है। पैदाइशी तौर पर इनका नाम था अब्दुल वहाब फरूकी, सिंध से इनका ताल्लुक था और ये भी वहदतुल वजूद के ही फॉलोअर थे। फिर ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज, ये भी मशहूर तरीन हुक्मरान है। इनका ताल्लुक है दक्कन से और ये शागिर्द थे नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के, जो हज़रत निजामुद्दीन औलिया के सिलसिले से ताल्लुक रखते थे और इनका मजार कर्नाटका में मौजूद है। इन्हें बंदा नवाज के नाम से जाना जाता है कि डेफिनेटली ये लोगों को फायदा दे रहे थे। जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज हैं, तो गरीब नवाज की तरस पर ही बंदा नवाज एक अच्छा लकब आप कह सकते हैं। इनकी किताब है मिराजुल आशिकीन, तो ये इनकी अहम तरीन किताब के तौर पर आप याद रखेंगे। तो इनके दौर में इनके जितने भी असरात थे तौहीद के सिलसिले में लोगों पर आए, लोगों के रहन सहन पर आए, लोगों की चाल डाल उनकी तजारत के तरीकों में आए। फिर आर्किटेक्ट भी मुतासर होना शुरू हुआ और हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं कि ईरानी असर आपको नजर आएगा, तुर्की असर नजर आएगा, अरबी असर नजर आएगा, हिजाज का, इसके अलावा अरब के साथ साथ अजम का असर भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। फिर यहाँ की जुबान बदलती गई, संस्कृत की जगह फारसी जुबान ने ले ली, अरबी जुबान भी अपनी जगह बना गई किसी हद तक। उसके अलावा जो तुर्क जुबान थी उसके अल्फाज यहाँ पर शामिल हो गए। काफी जुबानों के अल्फाज जब एक ही जगह पर इकट्ठे हो गए तो दिल्ली में एक मिली जुली सी जुबान बोली जाने लगी, जिसके बहुत सारे नाम बदले और आज हम उसे उर्दू के नाम से जानते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज और लिटरेचर का जो पर्सपेक्टिव था ये चेंज हो गया। आज जो हिंदी बोली जाती है वो भी बहुत हद तक आपको उर्दू ही मालूम पड़ेगी, तो ये एक असर है। फिर म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें तो इस्लाम में म्यूजिक की जो गुंजाइश है वो हमारे सूफी बुजुर्गों ने रखी और जो कव्वाली है ये आज भी आप कह सकते हैं कि मशहूर तरीन फाइन आर्ट्स का हिस्सा है। इसके अलावा सोशल और रिलीजियस लेवल पर बहुत सारे इंटरेक्शंस हुए। कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर इख्तलाफ भी रहा, कुछ जगहों पर एक हम आहंगी भी रही। जिस तरह सिखों की किताब के अंदर अगर हज़रत बाबा फरीद के अशार शामिल हैं तो वो एक रवादारी की मिसाल के तौर पर मौजूद हैं। फिर वहां से मुसलमान आए तो अपने साथ बहुत सारी डिशेस भी लेकर आए और मुसलमानों ने यहाँ पर पहुंचकर यहाँ की डिशेस भी सीखी। तो इसमें पुलाव, बिरयानी, कबाब वगैरह यानी कि स्पेशली गोश्त से रेलेवेंट जो डिशेस हैं वो ज्यादा अरब के इलाकों से ही हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो मुसलमान जब यहाँ पर पहुंचे तो हर लिहाज से असरअंदाज हुए, हुक्मरानी से लेकर मजहबी तौर पर, मुआशी से लेकर मुआशरती तौर पर। तो मुसलमानों की बरसगीर में आमद कई लिहाज से मुस्बत रही। बहुत सारी फजूल रसूमात का खात्मा हुआ, गरीबों को उनके हकूक मिले और यहाँ पर जो एक तबकाती निजाम था उसको इस्लाम ने आकर खत्म कर दिया और लोगों को एक ही सतह पर इकट्ठा कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यहीं से ऑनवर्ड यानी कि मुगलिया दौरे हुकूमत से लेकर ब्रिटिश रूल की इस्टेब्लिशमेंट तक का सारा दौर। आप सारी वीडियो लेक्चर सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल्स पर देख सकते हैं।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज।